ओके, तो कल जो पढ़ा था सब समझ में आया कि नहीं आया? कल हमने क्या पढ़ा था? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी? वर्क और पावर। वर्क एंड पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी। कल हमने क्वेश्चंस किए थे। कौन सा क्वेश्चन किया था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। रिलेशन फाइंड आउट किया था एंड पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ई के। काइनेटिक एनर्जी यही पढ़ा था ना? अगर हमें यस मैम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिवन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो हम मोमेंटम में भी निकाल सकते हैं, है ना? परसेंटेज इंक्रीमेंट वाला निकाला था, जिसमें ये बोला गया था कि काइनेटिक एनर्जी अगर 21% अमाउंट से इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज होगा? तो क्या आंसर आया था? 10%। ठीक है। और इसका मेथड आपको समझाया था कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्केलर में, लाइक ऐसे ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 1D में पढ़ रहे थे। ठीक है, 1D में फोर्स लगा रहे थे, 1D में ही वर्क डन हो रहा था। ऐसे आप फोर्स लगा रहे हो, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या इधर फोर्स लगा रहे हो या इधर लगा रहे हो। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे स्पेस में वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब देखो, ये मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सेस है। ठीक है, इधर जेड एक्सेस भी है। यहाँ पर ये ओरिजिन है ओ। अब अगर मैं इस स्पेस में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस ट्रेवल करती हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस ट्रेवल करती हूँ, तो ओरिजिन से इस ए पॉइंट की कितनी डिस्टेंस होगी? अब अगर मैं 3D की बात कर रही हूँ, एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने लिए हैं, तो यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, है ना? वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। और ओ ए की डिस्टेंस कितनी है? आर है। ओ बी की डिस्टेंस कितनी है? ये R1 है, तो ये R2 वेक्टर है। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। अब पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए, पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह सकती हूँ? जैसे हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए हैं 1D में, तो ये वाली जो डिस्टेंस थी वो ds थी। एंड फोर्स हमने लगाया यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो वर्क डन आया F.ds। सिमिलरली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे तो वहां पे भी हमें कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पड़ेगी, और उस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह सकती हूँ? dr कह सकती हूँ। समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? आर क्यों एस क्यों नहीं? क्या? मैम आर क्यों है एस क्यों नहीं? अरे एस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर को हम जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्प्लेसमेंट ही बेटा। अब R1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ से ये खुद एक वेक्टर है, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप लिख सकती हूँ। एक्स वाई जेड प्लेन में है ना, तो R1 की ये हो गई, मतलब O से A के बीच की डिस्टेंस। अब O से B के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R2 वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये लिख सकती हूँ। और dr मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं क्या कह सकती हूँ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकती हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वेक्टर में, प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को इन द वेक्टर फॉर्म इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैन आई राइट इट लाइक दैट?
R2 vector minus R1 vector, that is x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. ये इनके बीच के डिस्टेंस है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं पता तो पूछ लो, बोल दो कि मैम नहीं पता, दोबारा से समझा दो शुरू से। चलो मैं मान लेती हूँ तुम्हें नहीं पता, मैं समझा रही हूँ। एक्स वाई जेड प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो तीनों साइड्स की हमें क्या दिखाता है, इन्वॉल्वमेंट दिखाता है एक पोजीशन पे। ठीक है, तो R1 एट ए पॉइंट में, अगर R1 पॉइंट पर R1 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ए पॉइंट को मैं डिफाइन कर रही हूँ, तो ये तीनों प्लेन में है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली मैं बी पॉइंट को भी लिख सकती हूँ R2 की फॉर्म में, फ्रॉम द ओरिजिन O x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच में। अब वेक्टर फॉर्म में तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप देख रहे हो 1D की अगर बात कर रहे थे, तो ये ds क्या है, ये ds यही है ना, b और a के बीच के डिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम वेक्टर फॉर्म में भी b और a की डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो भी वेक्टर फॉर्म में ही आएगी, तो उसको मैं dr लिख रही हूँ, या आप इसको ds भी लिख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। और डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, R2 माइनस R1, और इसके कोऑर्डिनेट i कैप का कोऑर्डिनेट i में से माइनस होगा, j का j में माइनस होगा, k का k में से मैम माइनस एक हो जाएगा। रूम में है। एक मिनट बेटा, बस। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अगर अब मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेना चाहूँ, मतलब वेक्टर फॉर्म से अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, अगर अब यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखूं R2 माइनस R1 का, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर एंड अंडर द रूट। ऐसे निकालते ना, अगर मॉड में लिखा होता तो मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं ना उसको। Yes, पता है कि नहीं पता है, और कोई भी है क्या? पता है मैम। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ा होगा, है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, वर्क डन करने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ा होगा, तो हमें वही निकालना है कि ये क्या है। अब देखो, अगर ये हम वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं तो जो फोर्स लग रहा है वो भी वेक्टर फॉर्म में होगा, है ना। जो फोर्स लगेगा, अब फोर्स को भी तो मैं ये लिख सकती हूँ, अगर एक पॉइंट पे एक्स वाई जेड एक्सिस पे लग रहा है यहाँ पर, तो फोर्स भी तीनों तरफ से लग रहा है इस पे, एक्स वाई एक्स ओ वाई और जेड एक्सिस से। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। लिख सकती हूँ नहीं यहाँ पे? अरे यस और नो, समझ पा रहा है मैम कि नहीं आ आपकी रहा है? वॉइस चली गई। वॉइस क्या प्रॉब्लम कर रही है? मैम आ गई, अब आ गई। आ गई। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख रही हूँ। व्हेन द मैग्नीट्यूड and direction of a force vary in 3 dimensions. Of a force vary in 3 dimensions, then it can be represented as
dw is equal to f vector dot ds vector and work done from point A to point B जाने के लिए कितना करना पड़ा? A से B इंटीग्रेशन, वी विल टेक इंटीग्रेशन अगर वेरिएबल है तो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे हमने पढ़ा था अगर कोई आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मुझे इस एरिया, इस कर्व के अंडर एरिया निकालना है एक्स और वाई, ठीक है। मान लो ये लिमिट है 0, ये लिमिट है 5, ठीक है। 0 से 5 तक की इसके अंडर क्या एरिया था वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते थे इंटीग्रेशन में, क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, dx ले लिया मान लो छोटा सा पार्ट, और उसका हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5, अगर इस छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे इस पूरी कर्व का एरिया मिल जाएगा। यही होता है ना इंटीग्रेट का मतलब, क्या होता है, सम अप करना, सम अप ऑफ द स्मॉल पार्ट्स। ऐसे ही अगर 3D में मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और वो फोर्स 3 डायमेंशंस में है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं एक छोटे से पार्ट का फोर्स वर्क डन निकालूंगी और उसको इंटीग्रेट कर दूंगी। तो यहाँ पर A से B तक जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, F डॉट ds, एंड इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, F cos थीटा ds फ्रॉम A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? F cos थीटा वाला एक बार बता दो। हाँ, 1 by 1 प्लीज, दोबारा बोलो। मैम F cos थीटा वाला बता दो। F क्रॉस थीटा, मैम cos F थीटा cos ना, थीटा वाला है ना। cos थीटा बेटा, ये तो F डॉट ds को हम क्या लिखते थे, F डॉट ds हम पहले भी ले रहे थे ना, डॉट प्रोडक्ट को जब खोलते हैं तो cos cos में खुलता है ये, क्या? ओके मैम। एक और बच्चे ने कुछ बोला, क्या बोला बेटा? मैम किसी ने नहीं बोला। ओके, ठीक। तो अब वेरिएबल फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मेरे पास फोर्स किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को मैं डिस्प्लेसमेंट दे रही हूँ एफ डी आर, और आप इसको डी एस भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, इसको मैं लिख सकती हूँ। अब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया था, किसके कोऑर्डिनेट्स थे, x1 y1 एंड z1, इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2 एंड z2। तो ये डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x2 माइनस x1 इज dx, है ना, और y2 माइनस y1 इज इक्वल टू dy, और z2 माइनस z1 कैन बी रिटन एज dz। लिख सकते हैं ना, ये क्या बता रहा है, ये डिफरेंस ही तो बता रहा है dx dy dz, जो कि मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से भी लिखा था। अब मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, dx i कैप, मतलब इसका कहने का मतलब है ये dx क्या है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस dy j कैप, इसका कहने का मतलब y2 माइनस y1 j कैप प्लस dz k कैप, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, z2 माइनस z1 k कैप, जो कि मैंने बताया था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो फाइनली आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना यहाँ से, वर्क डन कैन बी रिटन एज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट दैट अब फोर्स इनटू एफ डॉट ds होता था ना, तो सिमिलरली हम इसी वेक्टर फॉर्म में पुट कर देंगे, एफ एक्स आई कैप, एफ की जगह पे ये पूरा एफ आ जाएगा, ds की जगह पे ये आ जाएगा, सो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इनटू क्या हो गया ये, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। समझ में आ गया कैसे लिखा, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब हम आई कंपोनेंट्स को अलग लिख लेते हैं, आई जे के को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है।
तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, विच कैन बी रिटन एज work done in the x-axis plus work done in the y-axis plus work done in the z-axis is the total work done from point A to point B. इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. आई ना? अब इंटीग्रेशन करें तो हमें लिमिट्स लिखनी पड़ेगी, मतलब अब यहाँ पर सिर्फ हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जेड की बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में देख लेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच क्या डिस्टेंस थी, फिर वाई कोऑर्डिनेट से देख लेंगे ए से बी के बीच में क्या डिस्टेंस थी, फिर जेड में देख लेंगे ए से बी के बीच में क्या डिस्टेंस थी, और टोटल जो आपका आएगा वर्क डन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इन ऑल थ्री एक्सेस, इनका एडिशन करके। क्लियर हो गया? अरे घबरा गए क्या बच्चों? एक चीज समझ कि आपने वो WX, WY और WZ क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाली चीज अगर मैं देख रही हूँ, ये वर्क डन ही तो है, एफ डॉट डी एक्स, ये वर्क डन ही है ना, लेकिन ये ओनली एक्स एक्सिस का है, तो मैंने यहाँ पर ओनली एक्स एक्सिस का वर्क डन लिख दिया। ये एफ वाई डी वाई, ये सिर्फ ओनली वाई एक्सिस का वर्क डन है, तो मैंने यहाँ पर डब्ल्यू वाई लिख दिया। ये ओनली जेड का है, तो मैंने यहाँ पर डब्ल्यू जेड लिख दिया, इसकी वजह से। ओके मैम। ठीक है, इसका मैं एक Yes, बार ma'am. फ्रेश फॉर्मूला फिर से लिख रही हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट, और एफ भी आपका एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जी कैप प्लस एफ जेड ए कैप इंटू डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। आगे इनका अलग अलग मल्टीप्लीकेशन हम करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो, इतनी बात क्लियर है? अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो द क्वेश्चन इज, इंटीग्रेशन आपको आता है ना सिंपल करना? अरे आता है कि नहीं आता? मैम आता है। An object is displaced from position vector r1 is equal to 2i cap plus 3j cap meter to r2 that is 4i cap plus 6j cap meter under the action of a force F is equal to 3x square I cap plus 2y j cap Newton. Find work done by this force. अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो फॉर्मूला इसका ऊपर लिखा हुआ है, वैल्यूज आपको नीचे दी हुई है। एक बार ट्राई करके देखो क्या आंसर आ रहा है। इस फॉर्मूले में आपको ये सब चीजें पुट करनी है, निकालो जल्दी से। कैसे करेंगे मुझे बता दो, चलो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। बोलो। नहीं समझ आ रहा मैम क्या? R1 प्लस क्या कह रहे हो? R1 प्लस R2 मैम R1। यस मैम। प्लस क्यों करेंगे बेटा? प्लस काहे करेंगे? देख, कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पर आई और जे लिया हुआ है ओनली, तो एक्स वाई एक्सिस है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। यहाँ से ये ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है ओ ए आपको गिवन है
ओ ए इज इक्वल टू R1 जो आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो कहने का मतलब ये है जो ये ए पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 3। इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब जो ये बी पॉइंट है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है R2, OB इज इक्वल टू R2 जो कि है 4i कैप प्लस 6j कैप। इसका मतलब ये है जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 6। एक्स एक्सिस में 4 है, वाई एक्सिस में 6 है, ये है। तो इस 2-3 पॉइंट से चल के ए से बी ने जो वर्क डन किया वो हमें फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग दिस फोर्स। ये फोर्स भी गिवन है। अब क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नो, नो और ये आ गया। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? अब वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, ऊपर लिखा भी हुआ है। R2 माइनस R, क्या? हम R2 माइनस R1 करेंगे। चलो करके देखो क्या आ रहा है। सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जल्दी। टू आई कैप प्लस 2z। कितना आंसर आ रहा है? मैम R2 माइनस R1 करने पे 4 माइनस 2, 6 माइनस 3, 3। ये ध्यान रखना वैल्यूज कैसे पुट करनी है। चलो देखो मैं बता रही हूँ। अब इसको मैं कैसे कर सकती हूँ? एफ लिखो पहले तो। अब जो लिमिट्स गिवन है, जो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जो लिमिट्स पुट कर रही हूँ वो लिमिट्स क्या है? R1 से R2। R1 के क्या लिमिट है? R1 के क्या पॉइंट है? 2 एंड 3। और कहां तक गया पॉइंट? 4 और 6 तक गया। ठीक है, इसमें इसमें कितना फोर्स यूज कर लिया? 3x² i कैप प्लस 2y j कैप, इतना फोर्स यूज कर लिया। और डिस्प्लेसमेंट किस किस एक्सिस में हुई? dx i कैप प्लस dy j कैप। ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको? भाई ये तो वेरिएबल है, ये बता रहा है कि dx में चेंज हुआ है और dy में चेंज हुआ है। ठीक है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। पॉइंट ए के क्या कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास? 2 एंड 3। पॉइंट बी के क्या कोऑर्डिनेट्स थे? 4 एंड 6। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो फाइनली मेरे पास क्या फॉर्म आई? वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम R1 टू R2 3x² i कैप प्लस 2yj कैप इंटू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब R1 के कोऑर्डिनेट्स थे 2 to 3, R2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 to 6, 3x² i कैप प्लस 2y j कैप इंटू dx i कैप प्लस dy j कैप। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? नहीं है क्या? मैम अरे क्लियर है। बोल, क्लियर है ना? अब इसका कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन, बाद में लिमिट्स पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 2 to 3 टू 4 to 6, 3 आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² dx प्लस 2 to 3, 4 to 6, 2y dy। सही है, x और y को मैंने अलग अलग लिख दिया। तो यहाँ से x वाले का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? 3 इंटू x² का x³ डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर लिमिट से 2, 3, 4, 6 प्लस अब इसका करेंगे 2y का क्या हो जाएगा? 2y² बाई 2, इसका कैंसिल आउट हो गया। 2 से 2 ये क्या आ गया? 2, 3, 4, 6
अब मेरे पास क्या चीज आ गई है, एक्स क्यूब आ गया, उसकी लिमिट है 2 3 से 4 6 प्लस वाई स्क्वायर आ गया जिसकी लिमिट है 2 3 से 4 6। अब x में तो सिर्फ मेरे पास x के कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड 4, यहाँ पर कोई y की टर्म ही नहीं है इसमें y की टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे 4 की क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये तो हो गया आपका x कोऑर्डिनेट का, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 8, ठीक है, प्लस अब y का करते हैं, y में सिर्फ y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे 6 पुट किया 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा 27, सही कर रही हो ना, और ये कितना हो गया 56 प्लस 27, आंसर कितना हो जाएगा 83 जूल। समझ में आया कि नहीं आया, मैं दोबारा बता देती हूँ, यहां तक समझ में आ गया था, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे लिमिट्स पुट करनी है, कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है 2 3 एंड 4 6, ये वेक्टर फॉर्म में गिवन था 2 i कैप प्लस 3 j कैप, ये r1 पॉइंट था, ये r2 पॉइंट था, 4 i कैप प्लस 6 j कैप, r1 और r2 के बीच की मुझे डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, ये फोर्स लगा के a पॉइंट से b पॉइंट पे गया था, और ये क्या बता रहा है कि x और y एक्सिस में क्या है, चेंज है, डिस्प्लेसमेंट है। अब हम करते हैं एक्स एक्स को अलग कर लिया, वाई के अलग कर लिया, ठीक है, इसका किया मैंने इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, जो पावर होती है वो प्लस वन पावर में और डिवीजन में एन प्लस वन, सो 3x स्क्वायर था तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल तो एक्स क्यूब आ गया, 2y स्क्वायर का 2y का क्या हो गया वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आता है x के लिए एक्स क्यूब और y एक्सिस के लिए वाई स्क्वायर। अब 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स 2 3 4 6 इन दोनों के साथ चलेंगे, लेकिन इस वाले टर्म में मेरे पास कोई y की टर्म है ही नहीं, तो सिर्फ x के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दूंगी, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करी दैट इज 4, उसकी वजह से 64, ठीक है, लोअर लिमिट पुट करी दैट इज 2, जब 2 पुट की तो 8 आ गया ठीक है, ये सिर्फ x एक्सिस की बात हो गई जो कि 56 आया। अब y एक्सिस में y स्क्वायर है तो इसमें अपर लिमिट क्या है y की, इसमें x की कोई टर्म नहीं है तो 4 और 2 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो y एक्सिस की बात करेंगे तो अपर लिमिट कितनी है 6, 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 3 पुट करेंगे तो 9, सो 36 माइनस 9 27, ये हो गया y एक्सिस में वर्क डन और ये हो गया x एक्सिस में वर्क डन, टोटल वर्क डन इज 56 प्लस 27 दैट इज 83 जूल। अब समझ में आया? Yes, ma'am. बोल तो भाई, कितने बच्चों को डाउट है, रेज योर हैंड, बोलना नहीं चाहते हाथ उठा सकते हो, सबको समझ आ गया? ठीक है, ओके, भाई नहीं बोलोगे ना कि मैम नहीं आया, तब तक मैं यही अज्यूम करूंगी कि आ गया है, फिर बाद में तुम बोलोगे नहीं आया मैम वो टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ, तो इससे अच्छा है जब मैं पढ़ा रही हूँ उसी टाइम पे बोल दो, ताकि मैं उसको 2 बार की जगह 3 बार रिवाइज कर दूं, ऑन द स्पॉट वो क्लियर हो जाए। इतनी बात क्लियर है ना, इसके क्वेश्चंस और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या देगा, क्या मिलेगा बेटा, ये F है, Ma'am, work. ये X है, यस, सो एरिया अंडर द कर्व लाइक दिस, अगर ये कर्व है यहाँ तक है ये, तो इसके अंडर जो एरिया होगा, अब एरिया मतलब क्या है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई होंगे, F डॉट एक्स और F डॉट एक्स तो मुझे पता है क्या वर्क डन होता है,
ठीक है, सो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स द वर्क डन। और अगर ये ऊपर है, पॉजिटिव एक्सिस पे है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव पे होगा तो नेगेटिव वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये एफ वाई और ये वाई एक्सिस है, ऐसे कुछ है, लाइक दिस। तो ये ट्राइंगल का जो एरिया वो मुझे वर्क डन ही दे रहा है ना, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है वो पॉजिटिव वर्क डन हो गया, आप ये देख के समझ सकते हैं। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, ग्राफ देख के आप कैसे समझ सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फोर्स F is equal to 0.5x plus 10 x on a particle calculate the work done by the force during the displacement of the particle from 0 to x is equal to 0 to 2 meter. A force F is equal to 0.x plus 10, ये फोर्स है, ठीक है। Acts on a particle, calculate the work done by the force during the displacement of the particle from x is equal to 0 से 2 मीटर। एक इसकी बात करें 1D की, ये x is equal to 0 है, ये x is equal to 2 मीटर है। यहां से यहां तक जाने में इस फोर्स से, जो फोर्स था 0.5x प्लस 10, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ध्यान है कैसे किया था, इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया, उसमें तो वेक्टर फॉर्म में लिखा था डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट लिमिट्स दे दी है और आपको फोर्स दे दिया है, तो इंटीग्रेशन करना है। जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, पता है ना क्या करना है इस क्वेश्चन में, वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो इसका dx के साथ और लिमिट्स पुट कर दो, जल्दी से आंसर निकालो। जल्दी से आंसर फाइंड आउट करो और ये भी देख लो। हाँ, अब तुम करोगे, फिर नहीं करते हो तो फिर मैं बताती हूँ। जल्दी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। अरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ट्राई बच्चों, यस और नो, वर्क डन। Yes, ma'am. भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ऑनलाइन है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम दिखोगे नहीं तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। मैं भी अपना कैमरा और माइक बंद करके पढ़ा के चली जाऊंगी, फिर सही रहेगा। कितना आंसर आ रहा है, लक्ष्य कितना आंसर है, तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो। तनिष्का, सॉल्व किया है कि नहीं किया क्वेश्चन,
चेतना, चिंकी, दिशा, सृष्टि, कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। टेंशन आ गई मतलब 50 तो नहीं आ रहा। एसओएससी का रिजल्ट आ गया। कौन सा रिजल्ट आ गया? भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में गिवन है, सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स होता है ना। एक्स डायरेक्शन में गिवन है और एफ आपको क्या गिवन है? 0.5x प्लस 10। और लिमिट कहां से कहां तक गिवन है? एक्स इज इक्वल टू 0 टू 2 मीटर। पुट कर दो यहाँ पर 0.5x प्लस 10 dx। x की लिमिट 0 से 2 और यहाँ पर वर्क डन इन द एक्स एक्सिस। इंटीग्रेशन कर देते हैं 0.5x से 0.5x dx प्लस 10 dx। 0.5x का क्या हो जाएगा? 0.5x स्क्वायर बाई 2। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? 10x। इसकी लिमिट 0 से 2, इसकी लिमिट भी 0 से 2। अब यहाँ पर आप देखो 0.5 इंटू 2 स्क्वायर, 2 पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है? 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4 डिवाइड बाई 2 जो कि 1 हो गई। इस पॉइंट से आपको 1 मिल गया। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 20। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है और लोअर लिमिट तो सबकी 0 है, तो 21 जूल। तो वर्क डन by this force in the direction of x axis from x is equal to 0 to 2 is 21 joule। इस क्वेश्चन में क्या नहीं हो रहा था आपसे? इंटीग्रेशन मैम नहीं 20 करना कैसे आता है? बेटा। ये 10 dx दिख रहा है, 10 dx। इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट का। अगर 10 dx है तो इंटीग्रेशन करके ये dx x बन जाएगा। तो ये कितना हो गया? 10x हो गया। और यहाँ पर लिमिट पुट करनी है आपको x की। तो x में अपर लिमिट पुट करी, वो कितनी हो गई? 10 इंटू 2। x में 2 की वैल्यू पुट करी ना, तो ये कितना हो गया? 20। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस पार्ट से आपको 20 मिल गया, इस पार्ट से आपको 1 मिल गया। तो 1 प्लस 20 इज 21। अब क्लियर है? यस मैम। पक्का? यस मैम किसको क्लियर। क्लियर नहीं है प्लीज बता दो। इससे ज्यादा कोई टीचर रिक्वेस्ट नहीं कर सकता स्टूडेंट से। नहीं बताते तो भाई मत बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का मुझे सबसे आंसर चाहिए। An object is displaced from point A, उसके कोऑर्डिनेट है 1 and 2, to B, उसके कोऑर्डिनेट है 0 and 1, by applying force F is equal to xi cap plus 2yj cap। वर्क डन निकाल दो। अब तो कर सकते हो, इस तरह के हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे। कर पाओगे ना? अरे हाँ कि ना? वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस। और लिमिट्स आपको गिवन है यस पॉइंट मैम। ए से पॉइंट बी। ए पॉइंट की है 1 to 2 और बी पॉइंट की है 0 से 1। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे नहीं पता। जल्दी आंसर दो इसका। फटाफट करो। अगर किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है इसलिए सब चुप हो तो मुझे बोल सकते हो वो चीज, तो मैं इंटीग्रेशन क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल चीज है। अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ये कॉन्सेप्ट इतना इजी है, कॉन्सेप्ट बेकार चला जाएगा मैथमेटिक्स की वजह से। मैथमेटिक्स वीक है तो आप वो स्ट्रॉन्ग कर लो पहले, फिर फिजिक्स पढ़ लो।
फाइंड आउट इट्स आंसर फास्ट. कितना आंसर आ रहा है? मैम 3.5 नेगेटिव में. यस, वेरी गुड. कौन सा बच्चा था ये? किसने बोला था? 3.5 सही आंसर है, लेकिन किसने बताया है मुझे जानना है. अब क्यों नहीं हाँ बोल मेरा रहे भी भाई? आ गया. हाँ, जिसका आ गया वेरी गुड. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस. एफ क्या है मेरे पास? एक्स आई कैप प्लस 2 y जे कैप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एंड 0 से 1. अब आप देख सकते हो कि वर्क डन नेगेटिव आएगा. आप कोऑर्डिनेट से ही देख लो, डिक्रीज हो रहा है. 1 से 0 पे आ गया, 2 से 1 पे आ गया. टीएस आपका डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है. तो ये तो हमें पहले ही क्लियर हो गया कि वर्क डन मेरा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये कम हो रहा है. कोऑर्डिनेट्स एक्स का 1 से 2 पे 0 पे चला गया और 2 से 1 पे चला गया है. अपर लिमिट क्या है? हाँ, तो अब देखो एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 एंड 0 से 1 प्लस 2y का क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर बाई 2, 2y स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ पर क्या बच गया? ओनली y स्क्वायर. 1 to 2, 0 to 1. अब x वाले में सिर्फ इसमें x कोऑर्डिनेट पुट करने हैं, तो ये कितना हो गया? 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा? 1/2. 1. एंड इधर कितना आ गया? अगर y कोऑर्डिनेट में आप पुट कर रहे हो y, तो 1 एंड माइनस ऑफ 2 का हो जाएगा 4, जो क्या आ गया? -3. सो 1/2 -3 मतलब कितना आ रहा है? ये 0.5. ये माइनस होगा ना, -3 -0.5. 0 में से ये माइनस करेंगे तो -0.5 और ये -3, तो ये कितना हो गया? -3.5. Good. आप समझ में आ गया? Yes ये ma'am. माइनस क्यों आया? क्योंकि 0 पुट करेंगे पहले, तो 0 में से भी तो ये माइनस ही करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये -1/2 हो गया और ये -3 आ गया, तो वर्क डन कितना आ गया? -3.5 जूल. ये हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रही है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव आ रहा है. क्लियर है? Yes ma'am. Clear है. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ. इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको देना ही देना पड़ेगा. इसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप नहीं देंगे. सो द क्वेश्चन इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is increased by 10%, then what is the percentage change in its kinetic energy? जल्दी से इसका आंसर बता दो विद इन अ सेकेंड, बिना सॉल्व किए. नहीं बता पा रहे क्या? अरे यार, कल ही क्वेश्चन किया था Ma'am, ना जिस. 21. हाँ, यस 21%. आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी जब 21% बढ़ाई थी तो मोमेंटम हमारा 10% बढ़ा था. ये मैंने आज भी क्लास शुरू करने से पहले आपको ये चीज रिमाइंड कराई है. अब क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया कि लीनियर मोमेंटम 10% बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ी है. तो
कल किया था, 21। एनर्जी बढ़ा के मोमेंटम देखा था, आज मोमेंटम बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी देख लेंगे तो 10% है तो कितनी हो जाएगी 21%। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो तब भी 21% आएगा, लेकिन हम सॉल्व क्यों करें, हमने तो कल कर लिया ना, तो सेम ही बात है, आपको बस ये याद रखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके। अब हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय। अब देखो फोर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। फोर्सेस मेरे पास हैं भाई, नॉर्मल है, हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, नॉर्मल, वेट, फ्रिक्शन, है ना, इतने फोर्सेस हैं, और जितने फोर्सेस हैं उनका अलग अलग वर्क डन होगा। नॉर्मल की वजह से वर्क डन होगा, वेट की वजह से वर्क डन होगा, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होगा, क्योंकि ये फोर्सेस है। और वर्क डन मेरा क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है। ठीक है, इनकी वजह से अब फोर्सेस तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के हैं तो वर्क डन भी आ जाएंगे इनके हिसाब से अलग अलग टाइप के। और हमने पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ा था, स्प्रिंग फोर्स याद है, F इज इक्वल टू के एक्स। स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच कर रही हूं एक पॉइंट से, यहां से मैंने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो मैंने कितना फोर्स लगाया, और यहाँ से ये इसकी ओरिजिनल डिस्टेंस थी, मान लो स्ट्रेच करने के बाद ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये कितनी चेंज हो गई, डेल्टा एक्स मतलब dx। ये इसका dx हो गया, और फोर्स आपने लगाया इसको खींचने के लिए, खींचने के बाद ये कितना बढ़ा, वो डेल्टा एक्स है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट एफ डॉट dx। और एफ क्या था, के एक्स, ये के एक्स होता है इंटू dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट के एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ में आया कैसे? अरे समझ में आया कि नहीं? स्प्रिंग पता है ना, स्प्रिंग आपने देखी होगी, स्प्रिंग को हम खींचते हैं, खींचते तो बढ़ती है, कंप्रेस भी होती है, एक्सपैंड भी होती है। तो आपको खींचने के लिए भी तो उस पर एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, और जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इट मीन वहां पे वर्क डन भी हो रहा है। तो स्प्रिंग को खींचने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा वो हमें निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है F इज इक्वल टू के एक्स। एक्स है जो ये एलोंगेशन है, जो स्ट्रेच करने के बाद मतलब ओरिजिनल पोजीशन और स्ट्रेच करने के बाद जितना लेंथ में चेंज आता है उसको हम एक्स कहते हैं। और के क्या है हमारा यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, एंड ये तो टोटल वर्क डन है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगता है। और वर्क डन कितना हो जाएगा इसको एक्सपेंड करने के लिए, एफ डॉट डी एक्स, एफ क्या है, के एक्स है, डी एक्स है, और एक्स डी एक्स के तो हमारा कांस्टेंट ऑलरेडी बाहर है, एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। सो वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब समझ में आ गया? आ गया ना? अरे नहीं आता तो बोल दिया करो भाई, चुप क्यों रहते हो तुम लोग? अब अगर मैं पूछूं कि ये वर्क डन कहाँ चला गया, जो ये वर्क डन था, वर्क डन कहीं ना कहीं रिस्टोर हुआ होगा, क्योंकि एनर्जी वर्क में चेंज हो जाती है, वर्क डन करते हैं वो वापस से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये वर्क डन कहाँ पर चला गया, वर्क डन करने के बाद ये कहाँ चला गया, तो ये एक अलग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, अलग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी से तो ये इलोंगेट करके यहाँ तक आ गया। अब जो ये वर्क डन था वो स्टोर हो गया है पोटेंशियल एनर्जी में, ये आके यहाँ पर रुक गया इट मीन ये पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहा है। तो वर्क डन इज रीस्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी हियर। वर्क डन टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग इज के एक्स स्क्वायर बाई 2। और अब जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब यहाँ पर ये फाइनल पॉइंट पर पहुंचने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के बाद इधर जो वर्क डन किया है यहाँ से यहाँ तक आने में, वो इस बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी में रिस्टोर हो गया है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द वॉल बाय द स्प्रिंग, अब इस वॉल पे इस स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया ये मुझे जानना है। इसको अगर मैं खींच रही हूँ तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एक फोर्स में बाहर की तरफ लगा रही हूँ, तो एक फोर्स ये भी वॉल की तरफ लगा रहा होगा, है ना, एक्शन रिएक्शन। ये इसकी तरफ लगा रही होगी, तो जो इसकी तरफ जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इस वॉल पर क्या वर्क डन है वो मुझे निकालना है।
तो वर्क डन तो मेरा होता है एफ डॉट डी एक्स, लेकिन दीवार तो रुकी ही रही, दीवार ने तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं करी, मतलब अगर यहाँ तक आ जाती दीवार तो कोई डीएक्स होता, लेकिन दीवार तो कभी हिलती ही नहीं है, वो अपनी जगह पे ही रहती है। तो ये फोर्स लग रहा था और ये वॉल थी, लेकिन वॉल ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करी, dx is equal to 0, so work done is equal to 0, that's why it is at a position, इस पे कोई वर्क डन नहीं है। अगर मैं थर्ड पॉइंट पे बोलती हूँ कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द मैन, वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द मैन, ये कितना होगा? जब मैन स्प्रिंग को खींच रहा है तो कितना वर्क डन आया? ए एक्स स्क्वायर बाई 2। अब मैन स्प्रिंग को खींच रहा था, अब स्प्रिंग भी मैन पे कुछ फोर्स लगा रही होगी वापस से, अगर मैन ने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया है तो स्प्रिंग भी वापस से कोई फोर्स लगाएगी बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो इक्वल और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है, ठीक है। तो मैन स्प्रिंग पर लगा रहा है फोर्स के एक्स, ठीक है, तो स्प्रिंग वापस से कितना लगाएगी इस पे? वापस से के एक्स लगाएगी, और वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव के एक्स स्क्वायर है तो स्प्रिंग मैन पे कितना वर्क डन कर देगी? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इक्वल एंड ऑपोजिट। समझ में आया? मैम एक मुझे के एक्स स्क्वायर वाला बता दो। क्या बेटा? के एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे आया? अच्छा, मैंने बताया था ये पहले डिफाइन किया कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, के एक्स भी मैंने बताया, के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है? स्ट्रेच करने के बाद जो डिस्टेंस बढ़ती है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल रही हूँ, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या है स्प्रिंग की वजह से? के एक्स है। अब वर्क डन मुझे निकालना है कि इसको स्ट्रेच करने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है मेरे पास एफ डॉट डी एक्स, एफ यहाँ पर के एक्स है और डी एक्स ऑलरेडी था, मतलब ये इलोंगेशन। सो सॉरी, ये चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स dx, इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, क्या आगे के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो एक स्प्रिंग को एक अगर मैन खींच रहा है तो खींचने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? के एक्स स्क्वायर बाई 2 वर्क डन करना पड़ रहा है। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सेकंड पॉइंट था कि जो ये वर्क डन हुआ है ये कहाँ पर रिस्टोर हुआ वापस से? मैंने पढ़ाया था कि चेंज इन द एनर्जी इज वर्क डन, और वर्क डन हुआ है तो कहीं ना कहीं चेंज एनर्जी भी सेव हुई होगी, कहीं ना कहीं एनर्जी भी कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पर जब मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन किया तो कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंज आया, और वो एनर्जी कौन सी में चेंज आया? ये रेस्ट स्टेट में आ गई। रेस्ट स्टेट में कौन सी एनर्जी पोजेस करती है? पोटेंशियल एनर्जी करती है। So this work done is restored in the potential energy at the point B, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द वॉल, वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द वॉल। अब स्प्रिंग वॉल पे वॉल स्प्रिंग पे फोर्स लगा रही है और स्प्रिंग वॉल पे फोर्स लगाएगी बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो जो स्प्रिंग वॉल पे फोर्स लगा रही है दैट इज एफ, और वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स। तो dx मतलब अब हम दीवार का देखेंगे कि दीवार ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है इस फोर्स से। दीवार ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करी, वो जहां थी वहीं पर है। तो dx 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो गया, मतलब इस फोर्स ने जितना फोर्स इस फोर्स की वजह से इस दीवार पर कितना वर्क डन है? 0 है। थर्ड पार्ट में क्या पूछे कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द मैन, स्प्रिंग ने मैन पे कितना वर्क डन किया? अब मैन ने स्प्रिंग पे कितना वर्क डन किया था? हाफ के एक्स स्क्वायर किया था। बाय न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं। जो मैन ने स्प्रिंग को खींचने में हाफ के एक्स स्क्वायर फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग ने भी मैन पे वापस उतना ही फोर्स लगाया होगा, लेकिन नेगेटिव लगाया होगा, ऑपोजिट लगाया होगा, दैट इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ आ गया? अब तो समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यस मैम। और क्लियर हो जाएगा। Find out work done by applied force to slowly extend spring from x to 2x। एक स्प्रिंग को x से 2x खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ा? हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें पता है फोर्स क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है।
सॉरी फोर्स क्या होता है, के एक्स होता है। वर्क डन, सॉरी इसमें स्प्रिंग में फोर्स कितना होता है, के एक्स होता है। अब वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो और एक्स की कितनी लिमिट गिवन है, एक्स की लिमिट है एक्स से 2x चला गया, ये मुझे लिमिट गिवन है। तो के एक्स डी एक्स और लिमिट इज फ्रॉम एक्स टू 2x, ये कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2। और लिमिट मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर है तो मैं इसको 1 और 2 कह सकती हूँ। 1 से 2 पे गया, तो 1 से 2 पे गया, तो यहाँ पर अगर मैं k इंटू 4/2 माइनस k इंटू 1/2 पुट कर सकती हूँ। सो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया, 2k माइनस k/2। ये कितना हो गया, 4k माइनस k/2, दैट इज 3k/2। 3k/2 समझ में आ गया। और अगर आप इसको x के टर्म में लेते हो, तो x के टर्म में ले लोगे तो x 2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर ऑलरेडी रहेगा, इसके साथ भी के एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर और इसके साथ भी एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3k x² 2। सो वर्क डन टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग फ्रॉम x to 2x इज इक्वल टू 3/2 k x²। आ गया समझ में, अरे हाँ कि ना। इंटीग्रेशन आता है, लिमिट पुट करनी आती है, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर नहीं आता है ये तो आप पूछ सकते हैं। फोर्स होता है स्प्रिंग का के एक्स डी एक्स, और स्प्रिंग को स्ट्रेच किया x टू 2x, k x² 2 इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास k x² 2 आ गया। इंटीग्रेशन करने के बाद अगर आप लिमिट पुट करते हैं x टू 2x, x की जगह अब अगर यहाँ पर आप 2x पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x²। x² को मैंने ऑलरेडी बाहर ले दिया, तो ये कितना हो गया, 2kx²। और माइनस अब इसमें ये वाली और लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो k इंटू 1/2x², तो ये कितना हो गया, k x² 2। यहाँ से मैंने एलसीएम लिया 2, 4k x² माइनस k x², दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर x² भी है, दैट इज इक्वल टू 3/2 k x²। सो वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग फ्रॉम x to 2x is 3/2 kx²। ठीक है, मैम माइनस क्यों किया आपने? क्या मैम माइनस माइनस क्यों करा? ये माइनस क्यों किया, ये वाला माइनस, यस मैम। बेटा ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अपर लिमिट माइनस अच्छा, लोअर okay लिमिट मैम। करते हैं ना इंटीग्रेशन में। ओके मैम, मुझे लगा फॉर्मूले अपर में लिमिट, अब ठीक है, है। यस मैम। ओके। अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में देखती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अब वर्क डन हो रहा है तो मतलब कुछ एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। और उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग की, दैट इज ऑल्सो हाफ k x²। ठीक है, हाफ k x² है, तो फाइनल मतलब कि एट x इज इक्वल टू 2x, फाइनल पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 1/2 इंटू k 2x²। और इनिशियल मतलब x इज इक्वल टू x पे कितनी है, u इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 k x²। यहाँ से आपके पास क्या आ गई, 4k, और ये कितनी आ गई, k x²/2। सो 4 माइनस 1 मतलब 4k x²/2 माइनस k x²/2, दैट इज इक्वल टू 3k x²/2। 4 माइनस k इज 2, 3/2 kx², uf माइनस ui। और मैंने क्या बताया था, चेंज इन द एनर्जी इज वर्क डन। तो अगर आप वर्क डन के फॉर्मूले से निकालते हो फोर्स को यूज करके, तब भी आपका यही आंसर आ रहा है। अगर आप एनर्जी का चेंज करके देख रहे हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, तब भी आपका यही आंसर आ रहा है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलता है,
वर्क एनर्जी थ्योरम. दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? चेंज इन द टोटल एनर्जी इज, टोटल या एनर्जी भी आप कह सकते हो, चेंज इन द एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, जो कि हम क्वेश्चन से प्रूव कर भी चुके हैं. सो फाइनली वर्क एनर्जी थ्योरम की डेफिनेशन आपको मिल गई है और हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये चीज प्रूव करके मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है. तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है. यही होती है कि चेंज इन द एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, और मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ. ठीक है. वर्क डन कैन बी रिटन एज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी. ये डेल्टा क्या बता रहा है? चेंज बता रहा है. चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज गिविंग यू वर्क डन. समझ में आ गया? यस मैम. समझ में आ गया? ठीक है. तो आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ, कल फिर शुरू करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम आगे शुरू करेंगे. और ये आपको अभी पीडीएफ मिल जाएगी और कर लो. समझ में नहीं आता तो पूछ लो, बट चुपचाप मत रहो. दैट थिंग आई डोंट लाइक. आई वांट इंटरैक्टिव क्लास. ठीक है. उससे मुझे आइडिया लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऐसे ही बैठे हो या मैं बस बोले जा रही हूँ, मेरा काम कर रही हूँ. मेरा काम तभी पूरा होगा जब आपको समझ में आएगा. ओके. तो ये आप रिवाइज करना और इसके क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व करना. आपके पास जो भी मटेरियल है आप क्वेश्चंस को प्लीज सॉल्व करके देखना. बहुत सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं. अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप इंटीग्रेशन पढ़ो. अगर खुद भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लो. लेकिन इंटीग्रेशन के भरोसे ही तो ये चैप्टर फिर आगे आगे फिजिक्स ऐसी हो जाएगी, सारी चीजें फिर बेकार जाएंगी अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे. तो इतना कर लो कि जितना यूज होता है. मैं कौन सा कह रही हूँ कि पूरी की पूरी बुक सॉल्व करो. ठीक है. चलो फिर मैं क्लास खत्म करती हूँ. बाय बाय.